हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटम साइंस इंस्टीट्यूट की नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड सीरीज में आपका स्वागत है। मैं अभय शर्मा, फैकल्टी फिजिक्स, आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है बेटा, आज अपन नीट 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर मैं स्पेशली बात करूं तो अपन कूलॉम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए बेटा, टाइम वेस्ट किए बिना अपन पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज हाफ द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। अगर किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल के बीच में की डिस्टेंस को अपन आधा कर देते हैं तो फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अपन को ये फाइंड आउट करना है। चलिए, आपको पता है कि कूलाम का नियम अपन को क्या बताता है बेटा, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल और चार्ज के बीच में, किन्हीं दो आवेशों या आवेशित कणों के बीच में चार्ज के बारे में अपन को कौन बताता है, कूलाम का नियम बताता है। ठीक है बेटा, पहली कंडीशन में अपन ने माना कि बल है F, तो उसका मान क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 है पहले पार्टिकल का आवेश, Q2 है दूसरे पार्टिकल का आवेश और R है उनके बीच की दूरी। क्वेश्चन अपन को बता रहा है कि अगर इस दूरी को अपन हाफ मतलब आधा कर दिया जाए तो बनने वाला फोर्स होगा F डैश विल बी Q1 Q2 अपॉन R/2 इसका होल स्क्वायर। इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे तो ये डिवाइड में 4 आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे बेटा, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये वाली जो क्वांटिटी होगी वो इक्वेशन 1 से क्या देखने को मिल जाएगी, दैट F डैश इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ F। F डैश इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ F। अपना ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है बेटा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या है, करेक्ट है। कुछ नहीं किया आपने, बेसिक सा फॉर्मूला लगाया है और जो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसका इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 ESU चार्ज इज प्लेस्ड इन वैक्यूम एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इक्वल चार्ज ऑफ द सेम काइंड, फोर्स बिटवीन देम इज गिवन। सिंपल है बेटा, CGS पद्धति में आपसे पूछा गया है, अगर एक इकाई चार्ज है और एक इकाई ही आपकी दूरी है तो जो बल होगा वो एक इकाई ही होगा। CGS में अपन इसको डाइन बोलते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। डायरेक्ट डेफिनेशन है, इसमें ना आपको कुछ सॉल्व करना है ना आपको कुछ दिमाग लगाना है, 1 डाइन इसका आंसर आ जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, कूलॉम्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज मोस्ट क्लोजली रिजेंबल विथ। अगर मैं इसकी बात अपनी मातृभाषा में करूं तो इसका मतलब है कि निम्न में से कौन सा नियम कूलाम के नियम के समवर्ती है या समान है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अपन को बताता है कि ऊर्जा क्रिया के पहले और क्रिया के बाद हमेशा क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। उसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदला जा सकता है लेकिन उसको बनाया नहीं जा सकता। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है बेटा, Fg इज इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। किन्हीं भी दो कणों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणा के समानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप कूलाम के बल की बात करेंगे तो ये होगा Fe इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों को ही बेटा अपन व्युत्क्रम वर्ग नियम या इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। इन दोनों को अपन क्या कहते हैं बेटा, व्युत्क्रम वर्ग नियम या इनवर्स स्क्वायर लॉ। अपना आंसर क्या आ जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बाकी चीज़ों को देखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, मल्टीपल करेक्ट आंसर अपना है नहीं, 4 में से एक ही ऑप्शन सही रहेगा, तो अपन ने ऑप्शन नंबर 3 पे टिक कर दिया है बेटा।
ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए पॉइंट चार्ज Q1, ये Q1 है बेटा, नीचे की ओर है, ये पॉइंटेड है, एक्सर्ट ए फोर्स F अपॉन अनादर पॉइंट चार्ज Q2, ये भी 2 है। इफ ए थर्ड चार्ज Q3 बी प्लेस्ड क्वाइट नियर द चार्ज Q2, देन द फोर्स दैट चार्ज Q1 एक्सर्ट ऑन Q2 विल बी। देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे के ऊपर F बल लगाते हैं। यदि मैं कोई तीसरा चार्ज Q3 Q2 के पास रख दूं, चलिए किसी भी प्रॉब्लम को फिजिक्स में सोल्व करने से पहले सबसे पहला, अगर आप पॉसिबल है और संभव है तो सबसे पहले आप उसकी रूपरेखा या जिसे आप डायग्राम कहते हैं वो बना लीजिए। ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस हो, आप D माने R माने, वो आपकी इच्छा है। इन पे बल लग रहा है F। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं कोई चार्ज Q3 Q2 के पास रख दूं, तो Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला चार्ज, या मैं ये कहूँ Q1 और जो Q2 पे चार्ज लगा रहा है उसमें बल लगा रहा है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तीसरे आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। ध्यान रखें, उन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, ना कि नेट बल। नेट फोर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है उन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल। तो आपका विकल्प एक सही है कि अगर कोई तीसरा आवेश रख भी दिया गया है, भले ही सिस्टम का नेट आवेश उससे चेंज हो जाए, लेकिन उन दोनों के बीच में लगने वाला बल बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, दैट द फोर्स विल नॉट चेंज। बल कितना रहेगा बेटा? F। बल कितना रहेगा? F। कुछ परिवर्तन उसमें नहीं होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, ए चार्ज Q is divided into two parts. A charge Q is divided into two parts, Q1 and Q2, and these charges are placed at a distance R. There will be maximum repulsion between them if, चारों में से कौन सा सही है? बेटा मैक्सिमम रिपल्शन फोर्स डिपेंड किस पे करेगा बेटा? अगर मैं आपकी बात करूं, डिस्टेंस अपन ने सेम रख रखी है, ये डिपेंड करेगा Q1 डॉट Q2 पे। ये तीनों ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, उसमें ये होगा कि जब Q1 और Q2 दोनों इक्वल होंगे Q/2 के, तब इनका फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा? अधिकतम होगा। बेटा? अधिकतम होगा। तो अपने पास ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या है? करेक्ट है बेटा। ठीक है, ये सामान्य जो आप कह रहे हैं ना, जनरल थिंकिंग, उसी का क्वेश्चन है। इसको बैठ के सोल्व करना नहीं है, अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नीट में देखने को मिलते हैं तो आपको ऐसे उसको बैठ के सोल्व नहीं करना है कि आप सोल्व करने बैठ जाओ और फिर टाइम वेस्ट करो। टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा नीट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज F। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल F है। लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या है? F है। When they are at a distance of 0.1 मीटर, ये हो गया 0.1 मीटर। ठीक है, ये हो गया 0.1 मीटर। नाउ द पॉइंट चार्जेस आर रिप्लेस्ड बाई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स।
द पॉइंट चार्जेस आर रिप्लेस्ड बाई नॉन कंडक्टिंग स्पीयर्स। अचालक गोलों द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया। ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर हैविंग चार्ज सेम एज दैट ऑफ पॉइंट चार्ज। जो अपन ने गोले लगाए हैं यहाँ पे ये Q1 और Q2 है बेटा। यहाँ पे जब अपन ने इनको गोलों से रिप्लेस किया है, क्या किया है बेटा, अपन ने गोलों से रिप्लेस किया है, तो इनके बीच की दूरी तो ये क्या थी 0.1 मीटर है, ये भी 0.1 मीटर है, ये भी आवेश Q1 है, ये भी आवेश Q1 है, ये भी आवेश Q2 है और ये भी आवेश Q2 है। ठीक है बेटा, ये दोनों ही आवेश क्या हैं, Q1 और Q2 है। आवेशों के मान में कोई परिवर्तन नहीं आया है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 1 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 1 मीटर। देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा बेटा, अगर आप देखा जाए, आप देखोगे इसको ध्यान से, तो ये जो इफेक्टिव डिस्टेंस है बेटा, वो क्या हो गई, यहाँ पे इंक्रीज हो गई। वो पहले 0.1 थी, अब दोनों तरफ से क्या हो गई, डायमीटर की वजह से रेडियस इसमें और ऐड हो गई। तो आप देखोगे जैसे ही डिस्टेंस इसमें चेंज होती है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है तो फोर्स इसमें क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इफेक्टिव डिस्टेंस, जिस इफेक्टिव डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अपन, डायमीटर, रेडियस और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से वो इफेक्टिव रेडियस जो डिस्टेंस है बेटा वो इंक्रीज हो गई। इसकी वजह से जो फोर्स था वो क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। कोई सॉल्यूशन की आवश्यकता आपको नहीं है, किसी तरह का कुछ आपको इसमें कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या है कि इसमें जो इफेक्टिव डिस्टेंस है, इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, वो क्या हो गई बेटा, वो चेंज हो गई। वो चेंज होते ही वो इंक्रीज हुई है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हुई है तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, अपने आप में डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 बॉल्स नंबर्ड 1 to 5, 5 अपने पास बॉल हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अपने पास 5 बॉल्स है बेटा, जो क्या है, जिनको अपन ने नंबर दे रखा है। चलिए अपन ने उनको नंबर दे दिया, ये है पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है और ये पांचवी है। चलिए देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक तरह से ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, एक तरह से ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें थोड़ा सा आपको कुलाम का नियम क्या करना है, यूज लेना है। आर सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड्स। आर सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड्स। अलग अलग डोरियों से बांध के अपन ने इसको क्या कर रखा है बेटा, लटका रखा है। अपन ने इसको क्या कर रखा है, लटका रखा है। पेयर्स 1 2 2 4 एंड 4 1 शो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, और इन दोनों के बीच में भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। इन दोनों के बीच में भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। अब आप एक बात ध्यान से देखियो, आप 1 और 2 के बीच में अट्रैक्शन है, समझ गए। 2 और 4 के बीच में अट्रैक्शन है, समझ गए। दोनों में कॉमन कौन सा है बेटा, दूसरा। तो अगर ये दोनों बॉल नंबर 2 है, वो अगर सेम चार्ज की है, ऑब्वियस सी बात है, बॉल नंबर 2 तो सेम चार्ज की है, या पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसके हिसाब से ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम चार्ज के। अगर ये पॉजिटिव है तो ये दोनों ही क्या होने चाहिए, नेगेटिव। ये दोनों ही क्या होने चाहिए, नेगेटिव। ये दोनों ही क्या होने चाहिए, नेगेटिव। ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तो इनके बीच में अट्रैक्शन लग ही नहीं सकता, अट्रैक्शन लग ही नहीं सकता। अगर ये दोनों हैं तो इनके बीच में रिपल्शन ही लगेगा। तो अपन क्या कह रहे हैं बेटा, कि बॉल नंबर 1 और बॉल नंबर 4 ये अपने पास अंडर स्कैनर है। अंडर स्कैनर का मतलब यहाँ पे कुछ झोल झाल है बेटा, अपन को इसको क्लियर करना है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइल पेयर्स 2 and 3 4 and 5 शोज रिपल्शन। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, 2 और 3 4 and 5 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये बात अपने आप में क्या हो सकती है, सही साबित हो सकती है। लेकिन
4 यहाँ पे क्लियर हो गया कि 4 अट्रैक्शन भी दिखा रहा है और रिपल्शन भी दिखा रहा है। तो अपन क्या कहेंगे, अपने पास ऑप्शन जो है कि बॉल नंबर 1 की क्या प्रकृति होगी, बॉल नंबर 1 की प्रकृति अपन को देखनी है कि वो प्रकृति क्या होगी। देयरफॉर बॉल नंबर 1 मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज, नॉट पॉसिबल, मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज, नॉट पॉसिबल, मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता है तो 4 भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और फिर ये दोनों इसको एक साथ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। मे बी न्यूट्रल, ये भी संभावना की अपन बात नहीं कर सकते। मस्ट बी न्यूट्रल, मस्ट बी न्यूट्रल, ये बिल्कुल न्यूट्रल ही होना चाहिए, तभी आपको ये जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी आपको लॉजिकल लगेगी, वरना नहीं लगेगी। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्या है बेटा, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 चार्जेस, 2 आवेश 4q और q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस l एंड अनदर चार्ज पार्टिकल q इज प्लेस्ड इन बिटवीन, चार्ज पार्टिकल की जगह आप चार्ज ही कर लो, पार्टिकल से मतलब नहीं है, एंड अनदर चार्ज q इज प्लेस्ड इन बिटवीन देम एट मिड पॉइंट, इफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन q इज 0 देन द वैल्यू ऑफ q इज, रिजल्टेंट फोर्स 0। अपन सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। एक यहाँ पे चार्ज है 4q, दूसरा चार्ज है यहाँ पे जस्ट q, स्मॉल q जिसे अपन बोल रहे हैं। ये डिस्टेंस इनके बीच की अपन को दे रखी है बेटा l, डिस्टेंस क्या दे रखी है बेटा अपन को l, ये डिस्टेंस अपन को l दे रखी है। तो बीच में एक चार्ज ये रख दिया यहाँ पे q, ये क्या रख दिया बेटा q। ये वाली डिस्टेंस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये मिड पॉइंट है, तो ये हो जाएगी l/2 और ये भी क्या हो जाएगी l/2, दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगी l/2 l/2। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन q, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल q इज 0 देन द वैल्यू ऑफ q इज, जो भी आपको इन ऑप्शन में सुटेबल लगे आपको बताना है। बेटा आप देखो इसमें ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो आपको पता है ये वाला प्लस q, इस पे जो फोर्स लगाए वो क्या लगाएगा बेटा, इस पे जो फोर्स लगाएगा वो क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। मान लो इसको मैंने नाम दे दिया F1 और F1 की वैल्यू क्या होगी बेटा K Q इंटू 4Q अपॉन L स्क्वायर, K Q इंटू 4Q अपॉन L स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से अपन ने किया है, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन। अपन को कंडीशन क्या दे रखी है, दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q इज 0, दैट द रिजल्टेंट फोर्स Q ऑन Q इज 0। इस Q पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है, वो कब होगा बेटा कि जब कोई एक ऐसा फोर्स इसके विपरीत दिशा में लगे F1 के, जो इसे क्या कर दे बेटा बैलेंस कर दे, जो क्या कर दे बैलेंस कर दे। अब अगर आप देखोगे ये Q इस Q को, स्मॉल q को अपनी ओर अगर खींचेगा तो ही इस दिशा में फोर्स क्या है बेटा संभव है। इस दिशा में फोर्स संभव कब है, जब कैपिटल Q स्मॉल q को अपनी ओर आकर्षित करे। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये कैपिटल Q क्या होना चाहिए बेटा नेगेटिव होना चाहिए। अपन ने पहला इसमें से जो टेक अवे है वो निकाल लिया, पहले जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो निकाल ली कि Q इसमें क्या है बेटा नेगेटिव होना चाहिए। Q नेगेटिव होगा तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के कारण ये F1 को क्या करेगा बेटा बैलेंस करेगा। ठीक है, पहला अपन ने ले लिया तो अपने 2 ऑप्शन तो क्या हो गए बेटा इसमें खत्म हो गए, पहला और तीसरा ऑप्शन तो इसमें क्या हो गया खत्म हो गया। एलिमिनेशन ऑफ द ऑप्शन वाला मेथड अपन लगा रहे। फिर इसके बाद में आपको दे रखा है दैट नेट फोर्स इज 0, इन दोनों के बीच का फोर्स अगर मैं देखूं तो वो क्या होगा बेटा, इसको मैंने नाम दे दिया है F2, इसको मैंने नाम क्या दे दिया बेटा, ये है F2।
ठीक है, वो F1 है, ये F2 है, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, K Q अपॉन L/2 का होल स्क्वायर। अगर मैं बात करूं इस Q को नेगेटिव ले लो तो मैं माइनस Q यहाँ पे लगा देता हूं बेटा। ठीक है, आइडियल कंडीशन क्या है, नेट फोर्स जीरो वाली, F1 इज इक्वल्स टू F2। चलिए सोल्व कर लेते हैं अपन इसको। K, ये 4 यहाँ पे लगा देता हूँ, Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस Q अपॉन L स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ गया 4। L/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, जो ऊपर की तरफ जाके 4 हो जाएगा। 4 से 4 को कैंसिल करो, K से K को कैंसिल करो, L से L को कैंसिल करो, एक Q से एक Q को कैंसिल कर दो, तो बेटा आपके पास क्या आ गया, Q इक्वल्स टू माइनस Q, या आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो कैपिटल Q इक्वल्स टू माइनस Q। तो अगर कैपिटल Q की वैल्यू माइनस Q है और ये मिड पॉइंट में रखा जाता है, कैपिटल Q की वैल्यू माइनस Q है और ये मिड पॉइंट पे रखा जाता है, तो स्मॉल q जो आपको दे रखा है ये वाला, इस पे फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स। बात यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स की हो रही है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या है बेटा, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है बेटा, इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। हाँ देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। टू सिमिलर चार्ज ऑफ प्लस क्यू एज शोन इन फिगर, ये रहे बेटा, ये रहा प्लस क्यू और ये रहा प्लस क्यू, आर प्लेस्ड एट ए एंड बी, माइनस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट सी मिडवे बिटवीन ए एंड बी। ये मिड पॉइंट है, इसमें इसको क्या कर रखा है बेटा, रख रखा है। माइनस क्यू चार्ज विल ऑस्किलेट if it is moved towards A, it is moved towards B, it is moved upward AB, distance between A and B is reduced। इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जब ये जो माइनस क्यू है बेटा वो क्या करने लगेगा, इसको ऑस्किलेट करने लगेगा। आइडियल कंडीशन पे आते हैं अपन, ठीक है बेटा, ये है प्लस क्यू, ये भी है प्लस क्यू, यहाँ पे अपन ने एक माइनस क्यू रख रखा है। तीनों कंडीशन की तरफ जाते हैं बेटा, तीनों कंडीशन की तरफ, ठीक है। ये ऑस्किलेट कब करेगा, इट इज़ मूव टूवर्ड्स ए। अगर मैं ए की तरफ इसको लेके आऊँ, ए की तरफ इसको लेके आऊँ तो एक फोर्स इसको क्या करेगा, इधर खींचेगा, इसका भी अट्रैक्शन फोर्स इसको इधर खींचेगा, लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बेटा इधर कम होती जा रही है, इसलिए ये फोर्स इफेक्टिव हो जाएगा और क्यू इधर आ जाएगा। जैसे जैसे क्यू इधर आता जाएगा वैसे वैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी और इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता जाएगा बेटा, इफेक्टिव हो जाएगा और ये इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो अपने पास ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। सेम सिनारियो अपने लिए ऑप्शन बी वाला है कि अगर वो बी की तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो भी प्लस क्यू ही है, तो वो ऑस्किलेट नहीं करेगा। ऑस्किलेट के लिए जाना और आना वापस जरूरी है। अब अगर इट इज मूव्ड अपवर्ड ए बी, ये ए है और ये बी है, अगर मैं इसको इस तरफ इसको मूव करता हूं तो ये इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा। ये बीच में इसको खींच के यहाँ पे ले आएंगे बेटा, ये बीच में इसको कहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे। आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे प्लेस किया, अपवर्ड मूवमेंट करवाया, तो ये जो प्लस क्यू था इसने इसको इस तरफ पुल किया और ये वाला प्लस क्यू इसने इसको इस तरफ पुल किया। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, इनका रिजल्टेंट इसको क्या करेगा बेटा, डाउनवर्ड क्या करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा। चलो नीचे ले आते हैं। अगर ये इस तरफ जा रहा है तो ये वाला जो चार्ज है बेटा वो फोर्स लगा के इसको इधर मूव करेगा। ये वाला चार्ज है, सॉरी ये वाला चार्ज है यहाँ से यहाँ तक, वो इसको फोर्स लगा के इधर मूव करने की कोशिश करेगा। तो फाइनली माइनस क्यू किधर जाएगा, ऊपर। तो आप देखो माइनस क्यू की जो मोशन है वो इस तरह से हो रही है,
इसी को ऑस्किलेट करना कहते हैं बेटा, किसी बिंदु के इर्द गिर्द गति को ही ऑस्किलेशन कहते हैं, दोलन कहते हैं। तो कंडीशन नंबर 3 अपने लिए क्या रहेगी, राइट कंडीशन रहेगी कि अगर अपन माइनस क्यू को ए बी के अपवर्ड क्या करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, तो वो ऑस्किलेट करेगा। तो अपना आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया बेटा? फिर से बता रहा हूँ, अगर ये साइडवेज मूव करता है तो डिस्टेंस एक तरफ की डिस्टेंस कम हो जाएगी, उस तरफ का आकर्षण बल क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, जो इसको ऑस्किलेट नहीं करने देगा। वो उसको ऑस्किलेट नहीं करने देगा, वो परमानेंटली उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। अगर आपको ऑस्किलेट करवाना है तो इसके अपवर्ड मूवमेंट आपको करवाने पड़ेंगे, तब जाके वो ऑस्किलेट होएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 भी अपना सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। टू इक्वल चार्ज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। टू इक्वल चार्ज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। ए थर्ड चार्ज placed on a perpendicular bisector at distance x will experience maximum coulombs force वहन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीट वाले बच्चों के लिए इसी लेवल के क्वेश्चन आपको मैं रिकमेंड करूंगा। इसमें हल्की फुल्की मैथमेटिक्स भी काम में आएगी और अच्छा लॉजिक इसमें काम में आएगा। सबसे पहले जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है बेटा, सबसे पहले आप उसका नीट एंड क्लियर डायग्राम बनाने की कोशिश करें। पहला आपको क्या दे रखा है, टू इक्वल चार्ज Q1 इक्वल्स टू Q2, Q1 इक्वल्स टू Q2 आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस D, आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस D। ए थर्ड चार्ज प्लेस्ड ऑन ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट x डिस्टेंस विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलॉम्स लॉ। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है बेटा। यहाँ पे ऐसे ही आपको वर्ड्स को पकड़ना है जो आपको हिंट देंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम कूलॉम फोर्स व्हेन। अब आपको x और d में क्या निकालना है बेटा, रिलेशन निकालना है। अगर मैं अपनी हिंदी में बात करूं तो इसका मतलब है, क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है, क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि दो इक्वल चार्ज, इसको यहां ले लेते हैं अपन, दो इक्वल चार्ज, ठीक है। ये मैंने रखा दो चार्जेस को यहां पे, दोनों इक्वल है, मैंने दोनों को नाम दे दिया स्मॉल q। परिपाटी चलती आ रही है, अपन चार्ज को q मानते हैं। आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d, आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंबवत अर्धक की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है बेटा, लंबवत अर्धक की बात। ये मैंने लंबवत अर्धक इस पे ड्रॉ कर लिया, ये मैंने क्या कर लिया बेटा, लंबवत अर्धक इस पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। लंबवत अर्धक का मतलब होता है, अब ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई बेटा, d/2, और ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो गई, d/2। इससे x डिस्टेंस पे, इससे x डिस्टेंस पे, तो इससे x डिस्टेंस का मतलब हो गया, ये हो गई बेटा आपके x, ये क्या हो गई x, क्या हो गई बेटा, x हो गई। आपने एक तीसरा चार्ज रख रखा है, एक तीसरा चार्ज रख रखा है, परपेंडिकुलर, ए थर्ड चार्ज प्लेस्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट x डिस्टेंस विल एक्सपीरियंस। माना, अपन ने मान लिया कि ये वाला चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है वो क्या है, q है। ये वाला चार्ज जो यहाँ पे रखा हुआ है वो क्या है बेटा, q है। चलिए इसको अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। अगर आप इसको यहाँ देखेंगे, यहाँ से अच्छे से इसका नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाता हूँ बेटा मैं। ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस अपन ने क्या ले रखी है बेटा, ये q है, ये भी q है, इनके बीच की डिस्टेंस अपन ने ले रखी है वो है d। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उससे x डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या रखा हुआ है बेटा,
चार्ज कैपिटल Q, क्या रखा हुआ बेटा, कैपिटल Q, और ये डिस्टेंस क्या है बेटा, x है, ये डिस्टेंस क्या है, x है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस अभी अपन फाइंड आउट कर लेंगे। ये वाली डिस्टेंस हो गई बेटा d/2 और ये वाली डिस्टेंस भी हो गई d/2, ये वाली डिस्टेंस हो गई d/2, ये वाली डिस्टेंस हो गई d/2। पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली हो जाएगी √x² अपॉन प्लस d² अपॉन 4, और ये भी क्या हो जाएगी बेटा, √x² प्लस d² अपॉन 4, x² प्लस d² अपॉन 4। अब देखो ये प्लस है, ये प्लस है, फोर्स ऑफ रिपल्शन किधर लगेगा बेटा, इधर, ये इधर, ठीक है, ये किधर लगेगा, इधर लगेगा। इनके बीच का एंगल अपन क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो रिजल्टेंट लगेगा। अगर मैं इसको F मानूं तो ये भी F होगा, दोनों आवेश समान है और दूरियां भी क्या है, समान है। अगर ये F है और ये इसका मैं रिजल्टेंट मान लूँ इन दोनों का, तो इसको मैंने कह दिया F नेट, इसको क्या कह दिया बेटा, F नेट, इसको मैंने क्या कह दिया, F नेट। आप इसको यूं लें, ये हो गया F, ये हो गया F, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और ये हो गया F नेट, ये क्या हो गया, F नेट, ठीक है बेटा। अगर आप इसको यूं लेंगे, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये F है और ये भी F है, तो ये हो गया F साइन थीटा, और ये हो गया इसके लिए F साइन थीटा, ये क्या हो गया, इसके लिए F साइन थीटा, ये इधर हो गया, वो हो गया F कॉस थीटा इसका, और F कॉस थीटा नीचे वाले फोर्स का, ठीक है। ये थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक है, बाइसेक्टर से एंगल बना है थीटा, तो ये F साइन थीटा, ये हो गया, और ये सॉरी ये थीटा है बेटा, ये थीटा है और ये भी थीटा है, ये थीटा है और ये भी थीटा है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल और ओपोजिट है, ये दोनों क्या है, इक्वल और ओपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अपने पास F नेट क्या बचा बेटा, F नेट बचा 2F कॉस ऑफ थीटा, क्या बचा, 2F कॉस ऑफ थीटा। F की वैल्यू निकालते हैं, F नेट, F की वैल्यू निकालो, 2 इंटू F की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे होगा Q इंटू Q डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, x² प्लस d² अपॉन 4, x² प्लस d² अपॉन 4, और इसका अपन ने क्या कर लिया बेटा, होल स्क्वायर, डिस्टेंस का अपन ने क्या कर लिया, होल स्क्वायर, डिस्टेंस का अपन ने क्या कर लिया बेटा, होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है, F नेट इज इक्वल्स टू 2F कॉस थीटा, और ये इसके बाद अपन ने इसको आगे क्या कर लिया, मान रख लिया। चलिए एक क्वांटिटी और है इसमें, कॉस थीटा, एक क्वांटिटी और है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, LAL अपॉन के से देखो बेटा आप, आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, आधार इसमें क्या है बेटा, x है, कर्ण क्या है, ये वाला, कर्ण क्या है, ये वाला, ठीक है। आपको क्या करनी है, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई x आधार अपॉन रूट ऑफ कर्ण, x² प्लस d² अपॉन 4, x² प्लस d² अपॉन 4। अगर मैं यहाँ पे F नेट लिखता हूँ बेटा, ये F नेट अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये है F नेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q, ये हो जाएगी, अंडर रूट हट गया तो ये हो गया x² प्लस d² अपॉन 4,
और ये पावर 1/2 है, तो 1/2 + 1 क्या हो जाएगी बेटा 3/2। 1/2 + 1 जुड़ के क्या हो जाएगी बेटा 3/2। क्लियर है बेटा? यहाँ तक किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ तक। ये अपन ने क्या निकाल लिया बेटा, एफ नेट निकाल लिया। ये अपन ने क्या निकाल लिया, एफ नेट निकाल लिया। आप इसको डायग्राम को अच्छे से देखें, वेक्टर की हेल्प लें, आपको समझ में आ जाएगा कि अपन ने एफ नेट कैसे निकाला है। ठीक है बेटा, चलिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। चलिए बेटा, अब अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, अपन को क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है बेटा एक चीज़ दे रखी है, अपन उस पर फोकस करते हैं। डिस्टेंस विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलॉम फोर्स। मैक्सिमम कूलॉम फोर्स की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो कूलॉम फोर्स है वो मैक्सिमम होना चाहिए। इसके लिए बेटा अगर आप देखेंगे कोई भी चीज़ अगर मैक्सिमम है तो उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आना चाहिए। अगर एफ नेट मैक्सिमम है तो मैं ये कह सकता हूँ, एफ नेट जैसे ही मैक्सिमम है मैं ये कह सकता हूँ डी एफ नेट ओवर डी एक्स। डी एफ नेट ओवर डी एक्स ये क्या होना चाहिए बेटा, ज़ीरो होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ डी ओवर डी एक्स, अवकलन करना है आपको। ये वाली राशि है, ये है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, इसके साथ है 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया d ओवर डी एक्स, राशि हो गई बेटा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 3/2। ठीक है बेटा, ये किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो के बराबर होनी चाहिए। ये इनमें से कोई सी भी क्वांटिटी जीरो नहीं है तो अपन कहेंगे दैट d ओवर डी एक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 पावर 3/2 ये जीरो के बराबर होनी चाहिए। अगर आप इसका अवकलन करोगे, इसको u और इसको v मान लो, या इसको ऊपर ले जाके माइनस में u इंटू वी वाले फॉर्मूले से सोल्व करो, जो भी आंसर आएगा उसको x के लिए अगर आप सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे बेटा इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मैं इसको फर्दर आगे सोल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आएगा बेटा ये वाला x इक्वल्स टू डी अपॉन 2√2। मकसद आपको क्वेश्चन को समझाना था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको अच्छी खासी दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पे x इक्वल्स टू डी अपॉन 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 आइडेंटिकल स्मॉल स्पीयर्स कैरी चार्ज Q1 एंड Q2। स्पीयर्स क्या है बेटा, आइडेंटिकल हैं, और चार्ज क्या क्या हैं, Q1 एंड Q2। चार्ज क्या क्या हैं, Q1 एंड Q2। अपन को कंडीशन क्या दे रखी है, Q1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Q2। द चार्जेज आर d डिस्टेंस अपार्ट। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा, इसमें d है। चलिए, द फोर्स दे एक्सर्ट ऑन वन अनदर इज F1। द फोर्स दे एक्सर्ट इन वन अनदर इज F1। द स्पेयर्स आर मेड टू टच वन अनदर एंड देन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। डिस्टेंस d चेंज नहीं हो रही है बेटा, आप ध्यान रख लेना। डिस्टेंस d क्या है, बिल्कुल सेम है। द फोर्स दे एक्सर्ट ऑन वन अनदर नाउ इज F2। देन F1 अपॉन F2 अपन को फाइंड आउट करना है। चलिए बेटा, F1 अपॉन F2, इसमें सबसे पहले अपन F1 फाइंड करते हैं, वो होगा कि Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 कि Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ये आपका पहला फोर्स आ गया। दूसरा फोर्स कब, जब इन दोनों को टच करवाया जा रहा है। यहाँ पे अपना ये वाला फंक्शन काम में आएगा, जब ये दोनों टच होंगे
क्योंकि Q1 और Q1 Q2 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अपन को पता है कि जैसे ही ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को टच करेंगे वैसे ही चार्ज का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन का वो कब तक होगा, क्योंकि ये राशि बड़ी है, वो तब तक होगा जब तक K Q1/2 डॉट Q1/2, या मैं ये कहूँ कि Q1 बराबर Q1/2 ना हो जाए और Q2 बराबर Q1/2 जब तक ना हो जाए तब तक चार्ज का क्या होगा बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे ध्यान रखिए कि Q1 बहुत बड़ा है तो ज़्यादातर जो आपके रिजल्टेंट चार्ज आएंगे वो Q1/2 के बराबर ही आएंगे। तो F2 आप निकाल लिए, डिस्टेंस क्या है, फिर से वो d² है, तो F2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, K Q1² 4d², K Q1² 4d²। आपको रेशियो कौन सा पूछा है बेटा, F1/F2 या K Q1 Q2/d² इंटू, जब इसको आप डिवाइड में लाओगे तो ये हो जाएगा ऑपोजिट 4d² K Q1², d² से d² कैंसिल, K से K कैंसिल, एक Q1 से एक Q1 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 4Q2/Q1, 4Q2/Q1 आंसर है आपका ये विकल्प 3 सही है। ठीक है बेटा, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि Q1 अगर Q2 से बहुत बड़ा है तो जब चार्ज एक दूसरे के टच में आएंगे, सॉरी स्फीयर जब एक दूसरे के टच में आएंगे तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा जब तक कि वो चार्ज बराबर ना हो जाए, वो चार्ज बराबर ना हो जाए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट उस पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 point charges are placed at distance r in air, exert force F on each other, F equals to K Q² K Q1 Q2/r²। ठीक है, F अपन को दे रखा है K Q1 Q2/r²। द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस r एट विच दे एक्सपीरियंस फोर्स 4F व्हेन प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अगर इसको अपन एक ऐसे मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बराबर 16 है, K बराबर क्या है बेटा, 16 है, उसमें अगर अपन पुट कर दें तो वो डिस्टेंस R जहाँ पर ये दोनों बल 4 गुण F के बराबर क्या करेंगे, फील करेंगे। चलिए माना वो डिस्टेंस क्या है बेटा, R है, तो आपको पता है कि ये वाला फोर्स F डैश क्या हो जाएगा, K Q1 Q2/ ये कैपिटल K, ये कैपिटल K है, ये स्मॉल k है बेटा। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला K है, अपॉन r²। क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है, दैट F डैश इक्वल्स टू 4F K Q1 Q2/ स्मॉल k r²। वैल्यूज पुट कर दीजिए, या 4 K Q1 Q2/r² इज इक्वल्स टू K Q1 Q2/ स्मॉल k की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 16, और ये हो गया r², ये हो गया r²। यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ बेटा, K Q1 Q2 से K Q1 Q2 कैंसिल, और ये बच गया मेरे पास 4/r² बराबर 1/16 r²। चलिए ये मैंने किया इसको, तो r² बराबर ये r² यहाँ आ गया, ये हो गया 64, या मैं अगर इसको सोल्व करूँ r बराबर √r²/64, √r²/64, ये हो गया r/8, r/8 क्या हो गया बेटा, r/8। आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसमें करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है बेटा इसमें करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 point charges of +2 microcoulomb and +6 microcoulomb repel each other with force 12 Newton।
इफ ईच गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकुलाम देन फोर्स विल बिकम, चलो ये दोनों क्या कर रहे हैं, 12 न्यूटन से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, रिपेल कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे। अगर मैं दोनों को -4 माइक्रोकुलाम दे रहा हूं तो ये तो हो गया +2 -4 माइक्रोकुलाम, ये माइक्रोकुलाम है, तो ये तो हो गया बेटा -2 माइक्रोकुलाम। पहला वाला चार्ज तो क्या हो गया -2 माइक्रोकुलाम, और ये हो गया +6 माइक्रोकुलाम -4 माइक्रोकुलाम, तो ये हो गया +2 माइक्रोकुलाम, +2 माइक्रोकुलाम। दो अपने पास आवेश आ गए, एक माइनस है एक प्लस है, इनके बीच का जो चार्ज होगा वो क्या होगा बेटा 4 टाइम्स, 2 × 2 4, 4 टाइम्स या 4 न्यूटन, और क्या होगा बेटा अट्रैक्टिव होगा, क्या होगा अट्रैक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, ये फोर्स क्या होगा बेटा अट्रैक्टिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड, एक ऋणात्मक चार्ज को किसी बिंदु पर किन्हीं दो आवेशों के बीच स्थित रेखा के किसी बिंदु पर रखा जाता है। ए नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट सम पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग टू पॉजिटिव चार्जेस एट रेस्ट, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज विल डिपेंड अपॉन, सीधी सी बात है बेटा, मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर फर्क पड़ेगा तो पोजीशन ऑफ नेगेटिव चार्ज के अकेले की पोजीशन पे डिपेंड करेगा बेटा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि वो किधर मूव करेगा। ठीक है, ये अपन को पता है कि वो किधर मूव करेगा, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, पोजीशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, पोजीशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू +q कूलम, ईच ऑफ वैल्यू +q कूलम are placed on 5 vertex of regular hexagon of side L meter. The magnitude of the force on a point charge of value -q coulomb placed at the center of the hexagon. किसी षटफलक के 5 कोनों पर, किसी षटफलक के 5 कोनों पर अगर पॉजिटिव q आवेश रखे हुए हैं, अगर पॉजिटिव q आवेश रखे हुए हैं, ये मान लीजिए आप, ये एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इसके सेंटर में -q रखा हुआ है और इसकी साइड क्या है बेटा L है, इसकी साइड क्या है L है। आप ध्यान से देखेंगे इसको तो आपको वेक्टर से ही पता चल जाएगा कि ये क्या क्वेश्चन क्या कहने जा रहा है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा, किस तरफ रिपेल करेगा, इस तरफ, ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट ने रिपेल नहीं अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट देख पा रहे हो तो डायरेक्ट भी सही है, इस वाले फोर्स ने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, इस वाले फोर्स ने इसको कैंसिल कर दिया, और अगर आप रिजल्टेंट के हिसाब से देखोगे तो इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, इसका मतलब इन दोनों को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो 4 जो आवेश हैं उनका प्रभाव तो क्या हो गया, बिल्कुल पूरी तरह से कैंसिल हो गया। अब ये बचा एक जो इसको इधर लेके जाएगा, तो उसका मान क्या होगा बेटा, KQ² अपॉन ये वाली डिस्टेंस बेटा सेंटर हेक्सागोनल की सेंटर से लेके उसके वर्टेक्स तक की डिस्टेंस होती है ना, वो उसकी एक साइड की बराबर होती है। ये हो गया KQ² अपॉन L², KQ² अपॉन L²। अपना ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसमें करेक्ट है, अपना ऑप्शन नंबर 1 इसमें क्या है बेटा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्स बिटवीन 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स चार्ज विथ सेम चार्ज इज F। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है बेटा, Q1 बराबर Q2 बराबर Q। इफ 50% ऑफ चार्ज ऑफ वन स्फीयर इज ट्रांसफर टू द सेकेंड स्फीयर देन द न्यू फोर्स विल बी। चलो F बराबर क्या है बेटा, KQ² अपॉन R², KQ² अपॉन R²। इसमें दे रखा है कि एक स्फीयर से 50% चार्ज दूसरे स्फीयर को क्या कर रहा है बेटा, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 50% क्या हो गया बेटा, Q/2। तो जो न्यू चार्जेज होंगे वो क्या होंगे, Q1 डैश बराबर होगा Q - Q/2।
ठीक है, Q माइनस Q बाई टू, Q माइनस Q बाई टू, और जो दूसरा होगा वो Q2 डैश, वो किसके बराबर होगा बेटा, Q प्लस Q बाई टू। क्यों, क्योंकि एक से दूसरे पे अपन ने क्या करा है, इसको ट्रांसफर करा है। तो एक चार्ज तो क्या आ गया बेटा, Q बाई टू, और दूसरा चार्ज क्या आ जाएगा, 3Q बाई टू, 3Q बाई टू। अब इन दोनों के बीच में जो चार्ज लग रहा है, फोर्स लग रहा है बेटा, उससे मैंने कहा F डैश, उसे मैंने क्या कह दिया, F डैश, वो क्या हो जाएगा, K Q बाई टू इंटू 3Q बाई टू अपॉन डिस्टेंस का अपन को कोई मेंशन नहीं है, इसलिए अपन सेम रख रखे हैं, ठीक है, आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K 3 बाई 4 K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फोर्स है बेटा, ये किसके बराबर है, F के बराबर। ये किसके बराबर है, तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 3 बाई 4 इंटू F, 3 बाई 4 इंटू F। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें क्या है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें क्या है बेटा, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, 3 equal charge Q are placed at the corners of an equilateral triangle of side A. The force on any charge. अपन को एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है बेटा, जिसकी साइड क्या है, A है। साइड क्या है बेटा, A है। ये Q है, ये Q है, और ये भी Q है। इसकी साइड क्या है बेटा, A है। ये F इस पे लग रहा है, तो ये F इधर लगेगा, ठीक है। ये वाला अगर एंगल समबाहु त्रिभुज में थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अपने पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 60 डिग्री। अब अपन इसका अगर रिजल्टेंट फोर्स निकाले, तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों ही F है, तो F रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ F स्क्वायर ये वाला प्लस F स्क्वायर ये वाला प्लस 2FF cos ऑफ 60, 2FF cos ऑफ 60। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रूट ऑफ 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू हो जाएगी हाफ। cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, हाफ। तो अपने पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 3F स्क्वायर, 3F स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये हो गया रूट 3F, रूट 3F। अब F आप निकाल सकते हो आराम से, F में कोई डिस्टेंस वो नहीं है, चिंता नहीं है F में आपसे। K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा, वो आएगा रूट 3K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। चलिए लास्ट उस पे चलते हैं, आज का अपन लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। Two identical metallic sphere are charged with 10 and -20 units. Q1 इक्वल्स टू क्या है बेटा, 10 यूनिट्स कुलाम जो भी है वो उसमें ले लेंगे अपन, माइक्रो कुलाम, मिली कुलाम जो भी है। और Q2 बराबर क्या है, -20 यूनिट्स। Q1 बराबर क्या है, 10 यूनिट्स, और Q2 बराबर क्या है बेटा, -20 यूनिट्स। अगर ये -20 यूनिट है तो अपन को पता चल रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा यहाँ पे। If both spheres are first brought into contact, if both spheres are first brought into contact with each other and then placed on their previous position, then the ratio of the force of two situation. पहले अपने पास दो स्फीयर हैं जिनका आवेश आपको दे रखा है, पहले आप इनका फोर्स निकालो। F1 क्या हो जाएगा बेटा, K 10 -20 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया -200 K अपॉन आर स्क्वायर, -200 K अपॉन आर स्क्वायर। दूसरी वाली कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी वाली कंडीशन में अपन को F2 मिल रहा है। इसमें क्या है, इन दोनों को बेटा क्या कर रहा है, पहले टच किया जा रहा है। आपको पता है जब ये दोनों टच होंगे तो चार्ज क्या होंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, ये हो गया -20 + 10 डिवाइडेड बाई 2। जितना चार्ज अब दोनों स्पेयर्स में से प्रत्येक स्पेयर पे आएगा वो आधा आधा होगा, तो ये होगा 10/2 या 5 यूनिट, ठीक है। ये 5 यूनिट हो गया, Q1 Q2 बराबर 5। तो ये हो जाएगा K
5 गुणा 5 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आपने क्या ले रखी है, बिल्कुल सेम ले रखी है, तो ये हो जाएगा 25 के अपॉन आर स्क्वायर, 25 के अपॉन आर स्क्वायर। अपन को क्या निकालना है, देन द रेशियो ऑफ बोथ सिचुएशन F1 अपॉन F2 निकालना है। अपन को क्या निकालना है बेटा, F1 अपॉन F2। F1 की वैल्यू क्या है, -200 के अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन में F2 को रखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इंटू आर स्क्वायर अपॉन 25 के से के कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अपने पास जो आंसर आया वो आया बेटा -200/25, या मैं कहूँ -8/1। तो अपना आंसर हो जाएगा -8:1। ध्यान रखें, इस पेयर्स को जब टच किया जाता है तो चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है बेटा, क्वांटम साइंस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और भी वीडियोज आपके लिए हम लेके आते रहेंगे, जुड़ी रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।